साबरा इसके साथ खींची चली जा रही थी। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तारीकी छाई हुई थी। जाने कितना फासला तय करने के बाद साबरा को जमीन पर धक्का दे दिया गया, फिर इसे जकड़ लिया गया। फिर कोई मुखातिब हुआ, साबरा तुम्हें हम पर यकीन नहीं है ना, लेकिन अब तुम्हें हमारे होने का यकीन आ जाएगा। आज के बाद से तुम हमारी बेइज्जती नहीं कर सकोगी। इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके बाल जलाए जा रहे हों, कोई इसे जकड़े हुए था। फिर एकदम रोशनी हो गई। वो अपने कमरे में मौजूद थी। अब ना तारीकी थी, ना आग की तपिश थी। ये ख्वाब ना था, वो भी सोई ना थी, बिस्तर पर बैठी हुई थी। ये सब क्या था? इसने सोचते हुए अपने सर पर हाथ फेरा तो वो थर्राक उठी। नहीं, वो जल्दी से उठकर सिंगार में इसके सामने आई। वहां वो भयानक हकीकत पूरी तरह इस पर आश्कार हुई। पीछे से इसके सारे बाल जल चुके थे। साबरा के बाल बहुत घने भी थे और लंबे भी। इसे अपने बाल बहुत अजीज थे, वो उनकी बड़ी हिफाजत करती थी। अब इन्हीं बालों का ऐसा हश्र हुआ था, दिमाग के किसी गोशे में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, साबरा तुम्हें हमारे होने का यकीन नहीं है ना, लेकिन अब तुम्हें हमारे होने का यकीन आ जाएगा। आज के बाद से तुम हमारी बेइज्जती नहीं कर सकोगी। वो खौफनाक काला बिल्ला बेड के नीचे इत्मीनान से बैठा था। फिर वो एकदम खड़ा हो गया। इसने खड़े होकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और बेड के नीचे से निकल आया। साबरा आईने के सामने खड़ी बार बार अपनी गर्दन मोड़ मोड़कर झुलसे हुए बालों को मातम कर रही थी। इसके खूबसूरत बालों का ना सिर्फ सत्यानाश हो गया था, बल्कि बाल इस तरह झुलसाए गए थे कि इसके सर की पुष्ट पर खाल तक दिखाई देने लगी थी। वो अपने जले हुए बालों को देखती जाती थी और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते जाते। एक मरतबा जिसने अपनी आंसू भरी आंखों को साफ करके आईना देखा तो अपनी पुष्ट पर एक इंतहाई भयानक चेहरे को पाया। वो चेहरा इससे 2 फुट बुलंद था। वो अजीब चेहरा था, आधा शेर का था और आधा इंसान का। इसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे। इसने अपने दोनों हाथ साबरा की गर्दन की तरफ बढ़ाए और अपना भयानक मुंह खोला। साबरा बड़े दिल गुर्दे की मालिक थी। औरतें इसकी जुर्रत और बहादुरी की मिसालें देती थी। आज वही साबरा खौफ की अलामत बनी हुई थी। इसके असाब जवाब दे चुके थे। इसे इस तरह घेरा और सताया गया था कि वो तौबा मांग रही थी। इससे पहले कि वो आधा शेर आधा इंसान इसे खाता, वो चीख मारकर बेहोश हो गई। रात के सन्नाटे में इसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। राजदा और नीलम घबराकर उठ बैठी। बाबर और अकबर भी अपने कमरों से आ गए। सारे लोग साबरा को बेहोश और इसके बालों को झुलसावर देखकर परेशान हो गए। साबरा के बेहोश होते ही काला बिल अपनी असली हालत में आ गया और बड़े शाहाना अंदाज में चलता हुआ बेड के नीचे दाखिल हो गया। फिर इसने चारों पैर फैला लिए और बड़ी आसूदगी से अपने अगले दोनों पांव चाटने लगा, जैसे पैरों में शहद लगा हो। साबरा कोई आधे घंटे की कोशिशों से होश में आई, लेकिन इसके होश में आना ना आना बराबर ही था। वो होश में आकर खामोशी से खला में घूरती रही। सुबह होते होते इसकी हालत बहुत खराब हो गई। इस पर हिज़्यानी की कैफियत तारी थी। वक्फे वक्फे से इसके होठों से बस एक ही बात निकल रही थी, हाँ मैं तुम्हें मानती हूँ, तुम हो, तुम्हारे होने का इकरार करती हूँ, बस अब मुझे माफ कर दो। घर वालों की समझ में कुछ ना आया कि वो क्या कह रही है। किसी के होने का इकरार कर रही है, किससे माफी मांग रही है। होश में आने के बाद इसने कुछ ना बताया, बस वो खला में घूरती या फिर किसी के होने का इकरार करती रही थी। इसकी ज़हनी कैफियत को देखकर बाबर अकबर को इसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जब डॉक्टर मुआयने के लिए आया तो साबरा बेड पर पांव लटकाकर बैठ गई और हंसकर बोली, तुम डॉक्टर हो? जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर ने बड़े मोहतबाना अंदाज में जवाब दिया। अरे तुम क्या खाक डॉक्टर हो, तुम्हें जिनों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। साबरा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जिनों के बारे में? डॉक्टर ने सोचते हुए कहा। पहले आप बताएं, आप क्या जानती हैं? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मैं इनके होने का इकरार करती हूँ, मैं इनको मानती हूँ। ए डॉक्टर, क्या तुम जिनों को मानते हो? देखो झूठ मत बोलना। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आपकी तरह मैं भी जिनों पर यकीन रखता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो डॉक्टर, साबरा ने खुश होकर कहा। डॉक्टर ने आला भी कानों से लगाई था कि साबरा फिर उठकर बैठ गई। ए डॉक्टर, क्या तुमने कभी जिन देखे हैं? नहीं, मैंने जिन नहीं देखे, बस इनके बारे में पढ़ा और सुना है, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। फिर तुम्हें इनके बारे में कैसे यकीन आएगा? साबरा ने गैर यकीनी अंदाज में कहा। किसी चीज को जानने के लिए इसका देखना जरूरी नहीं है, डॉक्टर ने दलील दी। लेकिन डॉक्टर, बगैर देखे यकीन भी तो नहीं आता। साबरा ने दलील को रद्द किया। इसका मतलब है आपने जिन देखे हैं? डॉक्टर ने हंसकर पूछा। हाँ, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं इनके होने का इकरार करती हूँ, मैं इन्हें मानती हूँ, साबरा ने खोए खोए लहजे में कहा और खामोशी से बेड पर लेट गई। डॉक्टर ने इसका अच्छी तरह मुआयना किया। साबरा से इसके हालत के बारे में बहुत से सवाल किए, लेकिन इसने हर सारे सवालों का एक ही जवाब दिया, हाँ मैं इनके होने का इकरार करती हूँ, मैं इन्हें मानती हूँ। डॉक्टर के लिए ये केस मुनफरद नौयत का था। इसकी समझ में कुछ ना आया। इसने साबरा को मसलन दवाएं देकर सलाह दिया और इस केस को शहर के एक बड़े माहिर नफ्सियात के हवाले कर दिया। डॉक्टर के हर सवाल के जवाब में वो जिन का तस्करा करती रही, बस एक ही बात दोहराती रही। बिलाखिर डॉक्टर थक हार गया। इसकी समझ में कुछ ना आया, वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। बाबर ने अपनी बीवी के बारे में जो बातें बताई थी वो डॉक्टर के हलक से नहीं उतर रही थी। भला ये भी कोई बात हुई कि बैठे बिठाए खुद ब खुद इसके बाल जल गए? आज के जमाने में भला जिन कहाँ और ये जिन होती क्या भला है? वो इन औरतों को खूब जानता था। ऐसे ऐसे जिन खुद तख्लीक कर लिया करती थी कि लोगों के होश उड़ जाए। अब तक जो वाकयात इसके इल्म में आए थे, इससे इसने सास बहू के दरमियान चपकलश का अंदाजा किया था। ये एक अजियत पसंदी का केस था। ये बाल साबरा ने खुद ही जला लिए थे और अब जिन जिन कहकर सबको डरा रही थी। चंद हदायत देकर डॉक्टर चला गया। फिलहाल डॉक्टर ने इसे कुछ दवाएं लिख दी। ये सब दवाएं ज़हनी सुकून के लिए थी। दवाएं खाकर साबरा दोपहर तक पुरसुकून अंदाज में सोती रही।
फिर इसकी आंख खुली तो मामू फुरकान को देखा। साबरा की आंखों में आंसू भर आए। वो फिर वो सिसक सिसक को रो पड़ी। साबरा को रोते देखकर मामू फुरकान का दिल कट गया, लेकिन वो फिर खामोश बैठे रहे। वो चाह रहे थे कि वो रोए ताकि इसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जानते थे वो क्यों रो रही है। ये नदामत के आंसू थे जो इसकी आंखों से बह रहे थे। ये पशेमानी थी जो आंखों के रास्ते निकल रही थी। मामू फुरकान ने इसके झुलसे हुए बालों को देख लिया था। इसका यह हशर होने पर इन्हें दिल ही दिल में अफसोस था। जब वो काफी रो ली तो मामू फुरकान ने इसके सर पर हाथ रखा और बोले, साबरा फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मामू आप मुझे माफ कर दे। साबरा ने सिसकते हुए कहा, तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो? तुमने मुझे तो कुछ नहीं किया। मामू फुरकान मुस्कुराकर बोले, मामू मैं गलती पर थी। मैं अगर आपका कहा मान लेती तो आज मेरा यह ना होता। साबरा तुम्हें यकीन आ गया? मामू फुरकान ने पूछा। हाँ मामू, साबरा ने बड़ा ठंडा सांस लेकर कहा, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ भुगत लिया है। अब मैं किसी बात का इनकार नहीं कर सकती। इसने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, तुमने एक ही दिन में तौबा मांग ली, परेशान हो गई। जरा इस मासूम बच्ची का ख्याल करो जो 6 माह से इस तरह के हालात से दो चार है और तुम महज इससे ड्रामा समझती रही। मामू फुरकान ने कहा, हाँ मामू मैं गलती पर थी, इसी बात की तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। क्या तुमने नीलम को माफ कर दिया? मामू फुरकान ने पूछा। हाँ मैंने सिद्ध के दिल से माफ कर दिया। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। फ्याज की बेटी हो या किसी मुलाजमा की, मुझे इससे कोई खर्च नहीं। वो अब इस घर की बहू है, हमारी इज्जत है। वार इनकलाब जमाना, बाबर अली ने सांस कर कहा। अकबर के दिल से एक बोझ सा उतर गया। साबरा ने अकबर को करीब करके इसका सर अपने सर से लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा मजलूम बेटा कहो। बाबर अली ने फिर टुकड़ा लगाया। हाँ ये बात तो सही है, वाकई अकबर बड़ा मजलूम है बेचारा। शादी करके भी कुछ हाथ ना आया, लेकिन एक अच्छी बात है ये है कि सब्र से काम ले रहा है। आखिर साबरा का बेटा है ना, मिलाकर फतह इसके कदम चूमेगी। मामू फुरकान ने अकबर को मोहब्बत से देखते हुए कहा। साबरा घर पहुंची तो सबसे पहले इसने नीलम को गले लगाया। मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहकर इसकी पेशानी और रुखसारों को चूमा। साबरा का बदलावा रूप देखकर नीलम भी अपने दिल पर काबू न रख सकी। वो तो पहले ही से भरी हुई थी, सिसक सिसक कर रो पड़ी। मामू फुरकान, ओमानी, रियाना, शमसा को यह मंजर देखकर बड़ी खुशी हुई। खाने से फारिग होकर जब अकबर मामू फुरकान और इनके घर वालों को अजीजाबाद छोड़ने जा रहा था तो इसने रास्ते में मामू फुरकान से पूछा, मामू आप कब्रिस्तान कब जाएंगे? बेटे मरने के बाद जाऊंगा। मामू फुरकान ने हाय संजगी दी और मासूमियत से बोले, अल्लाह ना करे अब्बू, आप कैसी बातें करते हैं? शमसा जो पीछे बैठी थी तड़प को बोली, मामू मेरा मतलब था कि आप इस अमल के लिए कब कब्रिस्तान जाएंगे? अकबर ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ तो यूं बोलो। मामू फुरकान हंसकर बोले, इस अमल के लिए 14वीं रात का होना बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है कि चांद की 10-11 तारीख है। क्यों रेहाना? उन्होंने अपनी बीवी से तस्दीक चाही। जी आज 10 तारीख है, मोमानी रेहाना ने जवाब दिया। देखा अकबर, औरतें तारीख के मामले कितनी तेज होती हैं। इन्हें दिन याद नहीं रहते, लेकिन ये तारीख को कभी नहीं भूलती। मामू फुरकान ने छेड़ने के अंदाज में कहा, कौन कहता है मैं दिन याद नहीं रहते? आपके साथ गुजारे हुए मुझे अच्छे बुरे दिन अच्छी तरह याद है। मोमानी रियाना ने बात से बात पैदा की। वाह मोमानी वाह, आपने क्या लाजवाब बात की, दिल खुश कर दिया। अकबर ने खुश होकर कहा, बच्चे ये याद रखो कि कब्रिस्तान जाकर अमल मैंने करना है, तुम्हारी मोमानी ने नहीं। मामू फुरकान ने कहा, और इसके तुम्हारे अपने मामू के पांव दबाने होंगे घर चलकर। मोमानी रियाना ने हंसकर कहा, पांव दबा देगा तो क्या हो जाएगा, जन्नत कमाएगा। मैं आखिर इसका दादा हूँ। रात को अकबर ने लाहौर फोन किया। फयाज और वाहिदा को इसने सारी रुदात सुनाई। नीलम ने भी बात की। फिर अकबर ने इसरार करके साबरा और वाहिदा की बात करा दी। चांदनी रात में आधी रात को कब्रिस्तान जाकर अमल करना बड़ी जान जोखों का काम था। इस वक्त मामू फुरकान के घर वाले भी परेशान थे। जिस काम का मामू फुरकान ने बेड़ा उठाया था वो कोई आसान काम ना था। मोमानी रेहाना डरी डरी थी। उन्होंने दबी जुबान से इस अमल की मुखालफत की थी। वो जानती थी कि मामू फुरकान धुन के पक्के हैं। इन्हें दुनिया की कोई ताकत कब्रिस्तान में अमल करने से नहीं रोक सकेगी। इसलिए मोमानी रेहाना ने पुरजोर मुखालफत नहीं की। वरना जरूर चाहती थी कि मामू फुरकान अकेले कब्रिस्तान ना जाएं, अकबर या बाबर साथ जाएं। सुने कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाबर को भी अपने साथ कब्रिस्तान ले जाएं, मोमानी रेहाना ने कहा। वो क्यों? मामू फुरकान ने हैरत से पूछा। 1 से 2 भले, मोमानी रेहाना ने सादगी से कहा। मुझे कब्रिस्तान से डर थोड़ा ही लगता है। मामू फुरकान बोले, मैं जानती हूँ कि आप एक निडर आदमी हैं, फिर भी क्या हर्ज है अगर आपके साथ कोई चला जाए? मैं फिर यकसोई से अपना काम ना कर पाऊंगा, मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। क्या जरूरी है कि जाने वाला आपके पास बैठे? वो कुछ फासले से भी बैठ सकता है। मोमानी रेहाना ने राय दी। फिर इसकी हिफाजत का जिम्मेदार कौन होगा? मामू फुरकान ने संजीदगी से कहा। और आपकी हिफाजत का जिम्मेदार कौन होगा? मोमानी रेहाना खामोश न रह सकी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपनी हिफाजत कर लूंगा, मैं वहां सार खींच कर बैठूंगा। मोमानी रेहाना सार का जिक्र सुनकर किसी हद तक मुतमईन हो गई। फिर वो एक बीवी थी। इसका शोर कब्रिस्तान में जाकर एक खतरनाक अमल करने वाला था। इनकी परेशानी फितरी थी। फिर 14वीं की वो रात भी आई जिसका मामू फुरकान को इंतजार था। खाना उन्होंने आज मगरिब के वक्त खा लिया था। इस रात मामू फुरकान ने ईशा की नमाज अपने कमरे में पढ़ी। नमाज के बाद वो काफी देर तक वजीफा करते रहे। कोई 11:30 बजे तक पढ़ते पढ़ाते रहे। फिर खामोशी से अपने कमरे से बरामद हुए। उन्होंने मोमानी रेहाना को आंख के इशारे से बताया कि वो कब्रिस्तान जा रहे हैं, अब फजर के वक्त लौटेंगे, वो दरवाजे की कुंडी लगा ले। मोमानी रेहाना ने इनकी हिफाजत के लिए कुछ पढ़कर इनकी तरफ फूंक मारी और खुदाफिज कहकर दरवाजा बंद कर लिया। मामू फुरकान पैदल ही कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। इनके घर से कब्रिस्तान ज्यादा दूर ना था, कोई आधा मील के फासले पर होगा। इस कब्रिस्तान के कोने पर एक मस्जिद थी। मस्जिद के बाद ही सुनसान रास्ता शुरू हो जाता था। चांद अपने शबाब पर था। ठंडी और तेज रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी।
जाड़ों की चांदनी बड़ी दिलफरेब होती है, लेकिन कब्रिस्तान के सन्नाटे में ये चांदनी बड़ी पुरस्कार महसूस हो रही थी। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ उगी हुई घनी झाड़ियां पुरहैबत मंजर पेश कर रही थी। मामू फुरकान के हाथ में तस्बीह थी। वो मुसलसल पढ़ते हुए तेज तेज कदमों से कब्रिस्तान में बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में एक दो कुत्ते मिले थे। उन्होंने दूर से भौंकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर नजदीक आकर वो एकदम खामोश हो गए थे और कान दबाकर झाड़ियों में घुस गए थे। कब्रों का सिलसिला शुरू हो चुका था। 12 बजने वाले थे। ये सर्दियों की रोशन रात थी। अच्छी खासी सर्दी थी। कब्रिस्तान में आकर सर्दी का एहसास ज्यादा ही बढ़ गया था। उन्होंने कोट के बटन बंद कर लिए और जेब से दस्ताने निकालकर पहन लिए। फिर उन्होंने कंधे से कंबल उतारकर बाएं हाथ में लिया और बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगे। चलते चलते ठोकर लगी। इनका सीधा पांव किसी ठोस चीज से टकराया था और वह चीज आगे लुढ़कती चली गई थी। मामू फुरकान ने इस लुढ़कने वाली चीज पर नजर की। इसे देखकर वो एक लम्हे को टटक गए। तभी किसी ने बड़े गुस्से से कहा, अंधे देखकर चल। ये आवाज किस खोपड़ी से आई थी जो इनकी पांव की ठोकर से लुढ़क कर एक तरफ हो गई थी। हजरत, आप रास्ते में क्यों पड़े हैं? मामू फुरकान ने बगैर खौफे मुब्तला हुए इस खोपड़ी से मुखातिब हुए। तू जानता नहीं कि क्या है? इधर से आवाज है। हाँ जानता हूँ, ये कब्रिस्तान है। मामू फुरकान ने पूरे इत्मीनान से कहा। ये हमारा इलाका है, हमारी मर्जी, हम कहीं भी घूमे। इधर से सख्त लहजे में कहा गया। पता नहीं कब के मरे हुए, हड्डियां भी गल गई होंगी, एक दीमक ज़दा खोपड़ी बची है। हजरत, आपका क़याम किस तरफ है? मैं आपके सर अक़दस को आपके क़याम गाह तक छोड़ दूं? मामू फुरकान ने हंसकर कहा, जा चला जा, अपना काम कर, ज्यादा नस्तालिक बनने की कोशिश न कर, वरना पछताएगा। मामू फुरकान ने फिर कोई जवाब न दिया। कुछ पढ़कर खोपड़ी की तरफ फूंका। एक शोला सा उठा, फिर वहां कुछ न रहा। थोड़ी दूर जाकर मामू फुरकान ने एक मुनासिब जगह तलाश की। वहां छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। उन्हें वहां से हटाकर इधर उधर फेंका। जगह साफ हो गई तो उन्होंने कोट की जेब से एक चाकू निकाला। वो कोई 7-8 इंच लंबे हल्का विचार रामपुरी चाकू था। ये चाकू मामू फुरकान के पास बहुत अरसे से था। ये उन्होंने अलीगढ़ की नुमाइश से खरीदा था। चाकू खोलकर इसकी नोक से जमीन पर हिसार खींचा। हिसार खींचते हुए वो कुछ पढ़ रहे थे। इनके कानों में कहीं दूर से गीदड़ों के बोलने की आवाजें आ रही थी। इन आवाजों में उन्होंने कोई खास तवज्जो न दी। अपने काम में मुनहमक रहे। हिसार खींचने के बाद उन्होंने चाकू जमीन में गाड़ दिया। फिर उन्होंने कंबल खोला, इसे अपने कंधों पर डाल लिया और जमीन पर उकड़ू बैठ गए। उकड़ू बैठते ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी बर्फपोश पहाड़ी की चोटी पर बैठ गए हों। इंतहाई सर्दी थी। इनके दांत बचने लगे, जिससे मैं कभी दौड़ गई। अचानक ही हवाओं की तेज झक्कड़ चलने लगे। मामू फुरकान ने दाएं हाथ से चाकू के दस्ते को थाम लिया और बुलंद आवाज से कुछ पढ़ने लगे। इस सर्दी का एहसास ज्यादा देर बरकरार न रह सका। जैसे जैसे वो पढ़ते जाते सर्दी का एहसास कम होता जाता था। फिर इतना कम हुआ कि इन्हें गर्मी सी महसूस होने लगी। अब उन्होंने चाकू से अपना हाथ हटा लिया और नजरें इस पर गाड़ दी। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। इन्हें यह महसूस हो रहा था कि सामने किसी ने आग भड़का दी हो। इनकी नजरें चाकू पर थी, लेकिन इन्हें अपने सामने आग के शोले अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रहे थे। मामू फुरकान ने अपनी तवज्जो हटाने के लिए एक मरतबा फिर जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। नजरें बदस्तूर चाकू पर थी। अब आग इनके चारों तरफ फैलती जा रही थी। इन्हें हर तरफ तपिश महसूस हो रही थी। शोलों का रक्स इनके चारों तरफ जारी था। ये शोले इनके नजदीक से नजदीक तर होते जा रहे थे। इनकी पेशानी से पसीना टपक रहा था। इस कदर तपिश बढ़ गई थी। फिर वो खतरनाक लम्हा आया। इनके गिर्द शोलों का नाच जारी था। ये शैतानी आग इन्हें जिंदा जलाने पर तुली हुई थी, लेकिन फिर वो खतरनाक लम्हा इनके सर से गुजर गया। ये जहनुमी आग इनका कुछ न बिगाड़ सकी। जैसे जैसे आग के शोले इनके नजदीक तर होते गए, इनकी तपिश सर्द होती गई, यहाँ तक इर्द गिर्द होने वाले शोलों का नाच बिल्कुल सर्द पड़ गया। इनकी चारों तरफ भड़की हुई आग इस तरह ठंडी पड़ गई जैसे इस पर पानी से लदा बादल बरस पड़ा हो। मामू फुरकान ने सुकून का सांस लिया। शोलों का नाच इतना भयानक और खौफ में मुब्तला कर देने वाला था कि अगर मामू फुरकान जरा भी कम हिम्मती का मुजाहरा करते और आग से बचने के लिए भाग खड़े होते तो इस वक्त भी वो कब्रिस्तान में राख बने पड़े होते। ढूंढने वालों को इनकी हड्डियां भी ना मिलती। इस कदर खतरनाक आग थी वो। मामू फुरकान अभी तक उकड़ू बैठे हुए थे। अब वो सर जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गए। उन्होंने कंबल को कंधों से उतारकर कमर के गिर्द लपेट लिया। तस्बीह इनके हाथ में थी और वो बड़े इत्मीनान से कुछ पढ़कर एक एक दाना हाथ से छोड़ते जाते थे। 1 घंटे तक कोई वाकया रोनमा ना हुआ। कब्रिस्तान पर मौत का सन्नाटा तारी था। कभी कभी दूर से गीदड़ों और कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई दे जाती। कोई 1:30 बजे के करीब मामू फुरकान के कानों में कुछ आवाजें आती महसूस हुई। ये कुछ इंसानों के धीरे धीरे बोलने की आवाजें थी। फिर इन्हें सामने से रोशनी दिखाई दी। कोई शख्स अपने हाथ में पेट्रोमैक्स उठाए आहिस्ते आहिस्ते चला आ रहा था। उन्होंने नजर उठाई तो सामने कोई 30-40 आदमी नजर आए। वो सब सफेद कपड़ों में थे। यूं लगता था जैसे सबके सब कफन पहने हैं। इनके कंधों पर एक जनाजा भी था। फिर इन लोगों ने मामू फुरकान के नजदीक ही इस जनाजे को रख दिया और सारे लोग जनाजे के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। पेट्रोमैक्स जमीन पर रख दिया गया। इसकी रोशनी इन कफन पोषण के दरमियान से गुजरती मामू फुरकान तक पहुंच रही थी। मामू फुरकान का हाथ तस्बीह दानों से खेल रहा था और इनकी नजरें सामने थी। इन्होंने देखा कि इनमें से कई लोग कब्र खोदने में लगे हुए हैं। कब्र बहुत तेजी से खोदी जा रही थी। कब्र की तैयारी के बाद जनाजे को कब्र में उतार दिया गया। जनाजे को कब्र में उतारे जाने के साथ ही एक शोर उठा। ये बैन करने की आवाजें थी। यूं लग रहा था जैसे बहुत सी औरतें एक साथ रो रही हों। रोने की आवाजों से मालूम हुआ कि वो कफन पोश मर्द न थे, सारी औरतें थी। ये रोने की आवाजें इस कदर तेज थी कि पास पड़ोस की आबादी तक पहुंच रही होंगी। हो सकता है इस कब्रिस्तान का गोरकन भी इन आवाजों को सुनकर यहाँ तक पहुंच जाए। यकलख्त रोने की आवाजें बंद हो गई। पेट्रोमैक्स भी बुझा दिया गया। अब इन कफन पोशों ने चलना शुरू कर दिया।
मामू फरकान ने देखा कि वनी की तरफ आ रहे थे। अब उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया था। आवाजें मर्दाना थी। कफन पोश इस तरह आगे पीछे बैठे और खड़े हो गए जैसे अपना ग्रुप फोटो बनवा रहे हों। वो सारे कफन पोश लोग मामू फरकान से कोई 10 फुट के फासले पर बैठ गए। इन कफन पोशों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने लंबे लंबे घूंघट निकाले हुए थे। मामू फरकान ने अपनी नजरें इन कफन पोशों से हटाई और अपने चाकू पर गाड़ दी। वो सामने कौन बैठा है? अचानक इनके पीछे से एक आवाज आई और ये आवाज भी इनके मरूम वालिद की थी। ये अपना फुरकान है, इसे नहीं पहचानते? ये इनकी मरूमा वालदा की आवाज थी। ये आवाज भी इनके कब से आई थी? ये एक ऐसा नफसियाती हरबा था कि अगर वो इन आवाजों के फेरे में आकर पीछे मुड़कर देख लेते तो सारा खेल बिगड़ जाता। मामू फुरकान खामोशी से चाकू पर नजरें गाड़े अपना काम करते रहे। फुरकान, अरे ओ फुरकान! इनकी वालदा की आवाज आ रही थी। बिल्कुल इनकी माँ का सा लहजा था। अरे तू बोलता क्यों नहीं? क्या तू अपनी माँ को नहीं पहचानता? इससे पूछो कि कब्रिस्तान में बैठा क्या कर रहा है। इस मरतबा वालिद की आवाज आई। हाँ, ऐसी सख्त सर्दी में तू यहाँ क्या कर रहा है? वालदा ने बराह रास्त सवाल किया। ये जो कुछ भी कर रहा है सख्त बेवकूफी कर रहा है। इसे अपने अंजाम का नहीं पता। क्यों? वालदा ने की घबराई हुई आवाज आई। क्या होने वाला है इसके साथ? मामू फुरकान ने अचानक हाथ बढ़ाकर चाकू अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर एक झटके से इस चमकते चाकू को जमीन से निकाल लिया। कुछ पढ़कर चाकू की नोक पर 3 बार फूंके मारी। फिर इसकी नोक से जमीन पर जरब का निशान बनाया और अपना हाथ फिजा में बुलंद करके जोर से जमीन में गाड़ दिया। जमीन में चाकू के दस्ते ही चारों तरफ से चीखों की आवाजें आने लगी। फिर ये चीखें आहिस्ता आहिस्ता मालूम होती गईं। अब वहां ना कफन पोछ रहे, ना कोई कब्र थी, ना पेट्रोमैक्स की रोशनी। दूर तक चांदनी फैली हुई थी और सन्नाटे का राज था। आधे घंटे तक फिर सुकून रहा। मामू फुरकान इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ रहे। 2:30 बजे के करीब उन्होंने छम छम की आवाज सुनी। ये आवाज दूर से आ रही थी, जैसे किसी औरत ने अपने पैरों में घुंघरू बांध रखे हो और वो कमर लचकाती हुई चली आ रही हो। घुंघरू की आवाज के साथ किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फिर ये दोनों आवाजें नजदीक आ गईं।